Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies class of class 11, and we are discussing on chapter number 2, that is forms of business organization. Okay, in the last video we had discussed about the merits and demerits of cooperative organization. In today's video we are going to discuss about the types of cooperative organization. ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, जो सोसाइटी एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स मिल करके एक सोसाइटी बनाते हैं और ये लोग डायरेक्टली जा करके जो गुड्स होता है, ठीक है, जो गुड्स होता है डायरेक्टली जा करके किससे परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं. ओके, तो इसमें क्या है, वो लोग मिडिल मैन जो होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं, जो कि अगर वो लोग कोई काम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट उनको भी चला जाता है. ठीक है, कोई भी कंज्यूमर गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू मिडिल मैन. तो यहाँ पे वो ये करते हैं कि जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और वो लोग खुद मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और जा कर के वहाँ से गुड्स को परचेज कर लेते हैं एट ए रीजनेबल प्राइस, कम दाम में परचेज कर देते हैं. ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में ही सारे मेंबर्स डिविडेंड ऑन कैपिटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में ही. ठीक है, डिविडेंड एज अ प्रॉफिट के रूप में आपस में बंटवारा कर लेते हैं और उसी हिसाब से सबको बोनस भी मिलता है जो जितना परचेज करता है पूरे साल में. ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसा सोसाइटी बनाने का टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, ताकि जो एसेंशियल गुड्स है उनका सप्लाई होता रहे. सेकेंड, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, कम दाम में या फिर रीजनेबल दाम में गुड्स सबका सप्लाई मिले, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल मैन को रिमूव कर दे रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बच जा रही है. ठीक है, एक प्रॉफिट तो वो भी लेने वाला था तो वो बच गया. टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी की गुड्स, हाई क्वालिटी की गुड्स को सप्लाई करना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इस सोसाइटी में बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्यूर द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है कि वो क्या करे कि हमेशा हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करे या फिर हमेशा लेटेस्ट मशीनरी यूज़ करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करे. ठीक है, वो उनको ये चीज़ यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इन सब के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का स्पेंड खर्चा करना पड़ता है. ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स. तो इसको ध्यान में रखते हुए 2 टाइप की प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं. फर्स्ट, the one which provides raw materials, inputs, machinery, etc. so that producer can concentrate on production. तो एक वो है जो प्रोवाइड करेगी रॉ मटेरियल या फिर जो इनपुट लगने वाली है या फिर मशीनरी, लेटेस्ट वाली जो मशीनरी होती है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ प्रोडक्शन में कंसंट्रेट कर पाए, ये नहीं सोचे कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आएगी. ठीक है, और दूसरा वो है कि the one which sells the goods produced by these producers. और दूसरा ग्रुप क्या करता है कि जो ये पहले वाले प्रोड्यूसर्स जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको ये लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार समझाती हूँ कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि ये उनको ये डिफ़िकल्ट होता है या फिर वो डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, ये सब वो लोग को नहीं मिल पाता है ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल.
क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ही कम होता है, तो उसमें वो लोग लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो प्रोड्यूसर है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। पहला जो रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीन्स प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को, ताकि प्रोड्यूसर्स सिर्फ प्रोडक्शन में अपना ध्यान लगा सके। और दूसरा ग्रुप क्या करता है कि जो पहला ने जो प्रोडक्शन किया है उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का है, सबसे पहला है तो स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, ये सब रीजनेबल कॉस्ट में सप्लाई कर देना। ठीक है, दूसरा है कि लेटेस्ट मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब सप्लाई कर लेना। ठीक है, टू इंश्योर इस स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर। जो मेंबर जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसकी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे कंट्री में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका अच्छा से सेल हो जाए। ठीक है, दे इंश्योर ऑल दिस थिंग्स। ओके, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो लोग चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना कंसंट्रेट करे कहाँ पे, सिर्फ प्रोडक्शन में, ताकि गुड्स अच्छा प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, बाकी वो लोग प्रोडक्शन का जितने भी आइटम्स जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो ये सारे लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अगेन ऐसे जो सोसाइटी फॉर्म होते हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर के फॉर्म करते हैं, जिनको कि अपनी गुड्स को बेचने में, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। आप देखोगे कि आपने अक्सर सुना है कि फार्मर्स का जो गुड्स है वो ज़्यादा रेट में उनको नहीं मिल पाता है, जो वो उनका जो फसल है उसका सही रेट उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो लोग मार्केट तक आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस सेम केस इस टाइप का भी है कि कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने गुड्स को प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, प्रॉपर प्रमोशंस नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उनको अच्छा जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाती है। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर के बनाते हैं, जिनको कि अपने गुड्स को बेचने में, अपने गुड्स से प्रॉफिट अर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और ठीक है, और ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये एक साथ मिल जाते हैं और उसको बेस्ट प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सच ए सोसाइटी हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये अपनी जो मेंबर्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को भी सुधार देते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो कि मार्केटिंग फंक्शंस का पार्ट है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। ठीक है, ऑल दिस फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ओके, तो इसका मेन एम क्या है? ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे सोसाइटीज़ का? टू इंश्योर स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट, मतलब उनको अच्छा मार्केट, ऐसा मार्केट दिलाना ताकि उनका जो प्राइस है, उनका जो गुड्स है उसको, उसका सेल हो, उसका सही से प्रॉफिट हो और उसको बेस्ट प्राइस मिले। ठीक है, टू इंश्योर अ स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, अच्छा फेवरेबल मार्केट दिलाना ताकि उसका जो आउटपुट है सारे मेंबर्स का वो उनको अच्छा से हो सके। ठीक है, अच्छा फेवरेबल कंडीशंस मिल सके उनको। और सेकंड है कि उनको बेस्ट प्राइस दिलाना। ठीक है, एंड थर्ड है कि उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये सब भी उनको दिलाना। एट द सेम टाइम दे इंश्योर हॉनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। हॉनेस्ट मतलब सही तरीके का ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस अपनाना। वेइंग में जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वेट करने में कुछ कम वेट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वेटिंग, मेजरिंग, अकाउंटिंग, ये सारे का सही तरीका उनको वो लोग अपनाते हैं। ठीक है, टू और क्या करते हैं इसके साथ ही साथ मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं। जहां आप मिडिल मैन को एलिमिनेट करोगे वहां आपकी प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग से सेम गुड्स को कम प्राइस में खरीदते हो, इवन ब्रांडेड गुड्स को। क्यों? बिकॉज यू डायरेक्टली लिंक योर सेल्फ विद द मैन्युफैक्चरर। ओके, एंड द मिडिल मैन इज एलिमिनेटेड, सो डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर इज हैपेंड। तो इसमें भी वैसे ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी।
नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसको आपको सुन के ही लग रहा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब ऐसे सोसाइटी ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, क्या प्रोवाइड करे, क्रेडिट प्रोवाइड करे, लोन्स प्रोवाइड करें, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्टी टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। ये वैसे लोगों का सोसाइटी है जो कि जिनके पास फिनेंस की बहुत कमी रहती है, और ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो इट्स गिवन हियर ऑल्सो, दिस सोसाइटीज प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस। ये सोसाइटी क्या करती है, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, एंड उनको हैबिट दिलाती है सेविंग्स की, ठीक है, ताकि उस सेविंग से वो एक प्रॉपर फंड जनरेट कर पाए, ठीक है। द फंड्स ऑफ लाइक आपने अपने आसपास के मोहल्ले में सुना होगा महिला समिति, ठीक है, उसमें क्या करती हैं सारी जो लेडीज हैं वो स्मॉल स्मॉल सेविंग करके सेविंग्स करती हैं, और वो थोड़ा बड़ा क्रेडिट मतलब बड़ा अमाउंट बन जाता है, एक दूसरे को लोन दे करके भी सपोर्ट करती हैं। द सेम वे इट इज लाइक दैट ओनली, ओके। The fund of this society consists of share capital contributed by the members and deposited made by the members and outsiders. Okay, these funds are used for giving loans. जो वो लोग थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक महीना उन्हें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तो इसी फंड को वो एक दूसरे को लोन भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो भी मेंबर को चाहिए होता है, इन इजी टर्म्स मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, ओके। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर इज नॉन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स फार्मर्स बनाते हैं उसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, सॉरी, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स फॉर्म्ड इन अर्बन आर नॉन एज अर्बन बैंक्स। रूरल मतलब होता है कि गांव के जो एरिया होते हैं, जो अनडेवलप एरिया जो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूरल एरियाज। तो वहाँ पे जो सोसाइटी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रूरल क्रेडिट सोसाइटीज, सॉरी क्रेडिट कॉर्पोरेशंस। एंड जो अर्बन एरिया मतलब जो डेवलप्ड एरिया को हम लोग बोलते हैं अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं उसको बोलते हैं अर्बन बैंक्स। इनकी मेन मोटिव्स क्या होती है, वही जब जो मनी लेंडर्स होते थे, साहूकार होते थे, अगर वो ये जो फार्मर्स हैं उनसे जाके लोन लेते थे तो उनको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। तो इनको सबसे पहला इनका एम है कि अपने मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाएं फ्रॉम मनी लेंडर्स, ठीक है। साहूकार जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे उनसे वो लोग क्या करें, सेव करें, ठीक है। और दूसरा है कि इजी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन चुकाना, ओके, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स। और तीसरा है कि उनको सेविंग्स की हैबिट डेवलप कराएं, ओके। द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। इसमें भी आप नाम से समझ सकते हो, इसमें स्मॉल फार्मर्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, और उनका जो बेनिफिट्स होता है वो लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, मतलब मशीन्स यूज करके वो लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सच सोसाइटीज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया। ये हमारे सोसाइटी के लिए ऐसे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, यू नो, आपने बहुत टाइम से यही पढ़ा है, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो रेड दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। इंडिया की 70% जो आबादी है वो कहाँ है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारे देश में कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है कि स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट्स पहुंचाना ताकि वो मशीन के थ्रू अपना फार्मिंग कर सके। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड, अच्छी सीड्स उन्हें प्रोवाइड कराना, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड कराना। एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराना, ओके। देन लास्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है। दिस सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास घरों की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये जो यहाँ पे जो मेंबर आपस में फॉर्म होते हैं वो अपने मेंबर्स को हाउसिंग या फिर अकोमोडेशन या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दिस सोसाइटीज परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड
and construct flat on that and sell these flats to its member on installment and easy terms. ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा लैंड खरीदते हैं एंड उस लैंड में फ्लैट बना देते हैं छोटी छोटी, जैसे आपने देखा होगा कि रांची में भी इस तरह का बनाया गया है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनके लिए, ठीक है। तो वैसा फ्लैट वाइज बना करके उनको फिर ये इजी इंस्टॉलमेंट्स में, कम रेट में और इजी टर्म्स में बेच देते थे, ठीक है, दे देते हैं, ठीक है। और कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स इस तरह के होते हैं कि वो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है, ताकि वो अपने हाउस बिल्ड कर सके, ठीक है। दिस सोसाइटीज आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया। ये अर्बन एरिया मतलब डेवलप एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है अपने मेंबर्स को रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है कि अपने मेंबर्स को हाउस परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड कराना एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। तीसरा है प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा। ये सिविक एमिनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे रोड्स बनवाते हैं, पार्क बनवाते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाना, पार्किंग बनवाना, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय दिस टाइप्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स. So we have completed with the topic. Hope you understood the topic. In the next video, I will come up with few more topics. Till then, thank you and keep learning.